कैसे हैं आप लोग? हेल्दी होंगे, घर पे फिट फाइन होंगे। हमारे आज का जो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है लेसन नंबर 1 चल रहा है। ये हम लोगों ने अभी तक काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है, सब्लिमेशन वगैरह के बारे में, कितने तरह का मैटर होता है, मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, 3 तरह का होता है। पढ़ाई था हमने कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, उसके बारे में हमने फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ा है कि ज़्यादा हीट देने से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के मूवेबल हो जाते हैं, और ज़्यादा हीट देने से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो अब नई चीज़ क्या है, क्या इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्या अगर हम प्रेशर को चेंज कर दें, मैटर के ऊपर लगने वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको अपने बिहाफ पर चेंज कर दे, तो क्या उस प्रेशर का इफेक्ट पार्टिकल्स में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जिस तरह से आप इसमें ड्रॉ में देखिए, आप एक डायग्राम है ये बना हुआ है, आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। यहाँ पे आप देखिए, एक हमने यहाँ पे सिलेंडर ले रखा है, सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है, हमने इसमें गैस भरी हुई है। जैसे जैसे पिस्टन का दबाव बढ़ रहा है, गैस के पार्टिकल्स पास आते जा रहे हैं, और लास्ट में क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास आ जाते हैं, और जो गैस है वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। लिक्विड में आए बगैर सीधे ही जो गैस है वो सॉलिड में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने सुना ही होगा, हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसके अंदर इनटेक करते हैं वो तो ऑक्सीजन होती है, बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपने कभी विजिबली देखी नहीं होगी, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या होगा, धीरे 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 इतना प्रेशर लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये देखिए, ये पिस्टन लगा दिया हमने, ये जो पार्टिकल्स है ये दूर दूर है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल्स को जगह नहीं मिलती और वो और पास आ जाते हैं। थर्ड स्टेज के अंदर हम देखते हैं, मैं रफ सा डायग्राम बना रही हूँ, आपकी बुक में बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है। अब देखिए, पहले में पार्टिकल्स दूर दूर है, पहले स्टेज में पार्टिकल्स दूर दूर है, दूसरी स्टेज में पार्टिकल्स बड़े पास है, तीसरी स्टेज में पार्टिकल्स बिल्कुल पास आ गए हैं। यानी ये जो गैस थी ये कन्वर्ट हो चुकी है सॉलिड में। अब गैस कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगर बहुत सारा प्रेशर दें तो धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाती है और सॉलिड में बदल जाती है। इसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अदर नेम क्या है, ड्राई आइस। या ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, हम लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे इनके जो फिनोमिना है इनके अलग अलग नाम हैं। देखिए कैसे, सॉलिड को लिक्विड में बदलना, सॉलिड का लिक्विड में बदलना फ्यूजन। ठीक है, लिक्विड का सॉलिड में बदलना सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड का गैस में बदलना वेपराइजेशन, गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन, सॉलिड का गैस में, सॉलिड का गैस में डायरेक्ट, लिक्विड में आए बगैर डायरेक्ट ही गैस में बदलना सब्लिमेशन, और गैस का लिक्विड में आए बगैर डायरेक्ट ही सॉलिड में बदलना डिपोजिशन। ठीक है, समझ में आया? वापस बता रही हूँ मैं, सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होता है तो इस फिनोमिना को बोलेंगे हम फ्यूजन। लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड गैस में चेंज होता है वेपराइजेशन, गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन, सॉलिड का गैस में बदलना सब्लिमेशन, सॉलिड का गैस में बदलना सब्लिमेशन, गैस का सॉलिड में बदलना बिना लिक्विड स्टेट में आए उसे हम बोलेंगे डिपोजिशन। ठीक है, ये फिनोमिना सबके नेम मैंने बता दिए, आपको बहुत काम में आएंगे 10th क्लास के अंदर भी, इसलिए आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गया। हमारा आगे का टॉपिक है इवोपरेशन, वाष्पोत्सर्जन हिंदी में कहते हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, आप लोग बाग बगीचे में जाते हो, बहुत गर्मी होती है लेकिन हम पेड़ों के पास खड़े हो जाते हैं तो वहाँ हमें बड़ी नमी सी महसूस होती है। या कोई बाग बगीचा हो, या कोई बावड़ी हो, कोई लेक हो, रिवर हो, वहाँ हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है ऐसा? ऐसा क्या कारण है वहाँ ठंडक महसूस होने का? कारण ये है, जैसे पेड़ पौधे हैं वो भी
जो उसका स्टोमेटा है उसके थ्रू पानी को इवोपरेट करते रहते हैं, वाष्पोत्सर्जित करते रहते हैं। वैसे ही जो लेक है और जितनी भी रिवर्स है, जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, खुले हुए होते हैं। लगातार 24 घंटे वाष्पोत्सर्जन यानी इवोपरेशन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। इस वजह से आसपास की हवा में नमी बनी रहती है और हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो इसका एक डेफिनेशन है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। तो सवाल ये आता है, मैं बात कर रही हूँ कि भाई जो पानी होता है वो चेंज होता है वाटर वेपर्स में, तो हम इसे वेपराइजेशन ही क्यों नहीं बोलते? यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हमने इसका एक अलग नाम इवोपरेशन क्यों रखा है, वेपराइजेशन क्यों नहीं रखा? वेपराइजेशन वो पॉइंट होता है या उस फिनोमिना को कहते हैं जब कोई लिक्विड उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है जहाँ पर लिक्विड के पार्टिकल्स अपनी स्टेट चेंज छोड़कर अदर स्टेट यानी गैस स्टेट में पहुँच जाते हैं, यानी वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब वाटर बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे हुए दूसरी स्टेट में चेंज होता है यानी गैस स्टेट में चेंज होता है या वेपराइज्ड हो जाता है, तब हम उसे वेपराइजेशन नहीं कहेंगे, हम उसे बोलेंगे इवोपरेशन। समझ में आया? अब आप लोग देखते हो, आप नदियों का पानी होता है, झीलों का पानी होता है, इवोपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब आप हाथ डाल के देखेंगे तो आपको क्या ऐसा थोड़ी होगा कि वो गर्म हो रहा है। गर्म पानी में तो हम हाथ ही नहीं डाल सकते, उबले हुए पानी में हम हाथ ही नहीं डाल सकते। लेकिन नदियों के जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनके पानी में हम गर्मी में भी हाथ डालते हैं, हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो वेपराइजेशन नहीं है, वहाँ पर इवोपरेशन हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे बगैर ही जो वाटर है उसकी सरफेसेस से वाटर मॉलिक्यूल वहाँ अपने मूवमेंट के थ्रू गैस स्टेट में यानी वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपको इवोपरेशन क्या होता है? अच्छा, इवोपरेशन समझ में आ गया होगा। अब इवोपरेशन को कौन कौन से मैटर अफेक्ट करते हैं, देखिए आपकी बुक में भी दे रखा है, 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स मैं आपको थोड़ा सा रीड कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है या क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है इसको, इवोपरेशन को। पहला है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा। क्या मतलब हुआ इसका, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, इसे यूँ समझिए। आप लोग चाय दूध तो पीते ही हैं, जब चाय कप में होती है तो देर से ठंडी होती है, लेकिन चाय जब सॉसर में होती है तो जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। यहाँ कप का सरफेस एरिया क्या है, इतना सही है, और सॉसर का यानी प्लेट का सरफेस एरिया कितना है, बढ़ गया। तो यहाँ से इसकी सरफेस एरिया बढ़ने से यहाँ पर इवोपरेशन जल्दी से होगा। तो एक तो ये हो गया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है। सेकंड है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इवोपरेशन इंक्रीज होगा। गर्मियों में आप लोग देखते होंगे कि हम कपड़े सुखाते हैं, गीले कपड़े निचोड़ के सुखाते हैं, एक आध घंटे के अंदर कपड़े सारे सूख जाते हैं, एकदम लगता ही नहीं है कि कभी इनमें पानी था। वही हम सर्दियों में करते हैं, टाइम लगता है कपड़ों को सूखने में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, ठंड होती है, तो इस वजह से जो पानी होता है कपड़ों के अंदर का वो इवोपरेट नहीं हो पाता। वैसे ही बारिशों के अंदर भी इवोपरेट नहीं हो पाता, इसलिए बहुत टाइम लगता है। समझ में आ गया? यानी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर, इस एग्जाम्पल से हम ये भी समझ सकते हैं, सरफेस एरिया आप कपड़ों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर रख देंगे बिना फैलाए तो उसको सूखने में टाइम लगता है। हम फैला के रखते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। दूसरा मैंने पॉइंट बता ही दिया, टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, उमस। ह्यूमिडिटी का एक वर्ड हम जानते हैं, उमस। बारिश के टाइम जब बारिश का आसार होने होते हैं तो उमस हो जाती है, अजीब सी न हवा चलती है और नमी सी महसूस होती है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवोपरेशन की रेट कम हो जाएगी। सर्दी जैसे कि बारिश के टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो वातावरण होता है, जो एयर होता है, उसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वेपर्स प्रेजेंट होती है कि ये जो वेपराइजेशन है या ये जो इवोपरेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, इसलिए इसकी रेट गिर जाती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड बढ़ने पर भी जो इवोपरेशन है वो बढ़ता है। कैसे? आप लोग कई बार देखते होंगे, हम लोग घर के अंदर कपड़े सुखा देते हैं बारिश आने पर और पंखा चला देते हैं। पंखा चलाने से क्या होता है, हवा ही आती है, हवा से स्पीड बढ़ती है, जितनी आप तेज़ पंखा चलाओगे कपड़े उतनी जल्दी सूखते हैं। और वैसे भी आप जनरली बाहर भी खुले एरिया में भी सुखाते हैं तो हवा चल रही होती है तो कपड़े फटाफट सूखते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, 4 पॉइंट है।
इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सेकंड है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, थर्ड है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, फोर्थ है इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो ये सब चीज़ें हो गई है। हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। अब क्वेश्चन है हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। इवोपरेशन किस तरह से कूलिंग करता है। इवोपरेशन आराम से सबसे ज़्यादा कूलिंग का कारण ही इवोपरेशन है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉटन क्लोथ्स है समर में बहुत जल्दी सूखते हैं, हम लोग फैला देते हैं। फैलाने से क्या होता है, कपड़े फैला देते हैं, फैलाने से जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ते ही जो अंदर का पानी होता है वो इवोपरेट होता है और ऊपर चला जाता है। ठीक है, अच्छा इससे ये तो हो गया कि कूलिंग होती, लेकिन इससे कूलिंग कैसे हुई ये समझ में नहीं आया। आप लोगों को ये बोला जाता है और ज़्यादातर जो कि समर वाले एरिया में लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो कॉटन क्लॉथ्स पहने। कॉटन के अंदर क्या खासियत होती है कि वो जो हमारे पसीना आता है, स्वेट आता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो पसीना इवोपरेट होने लगता है। अच्छा एक चीज़ है कि इवोपरेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। इवोपरेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उन्हें एक स्टेट से यानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो वो एनर्जी कहाँ से लेती है, अपने आसपास के एरिया से लेती है। हमने कपड़े पहने हुए हैं, हमें पसीना आ रहा है, पसीना हमारे कॉटन क्लॉथ ने सोख लिया है। अब कॉटन क्लॉथ से वो पसीना क्या होता है, वाटर ही होता है। वो पसीना एवोपरेट होने के लिए हमारी बॉडी से एनर्जी लेगा और एवोपरेट होगा, तो हमें एनर्जी, जहाँ से एनर्जी ली वहाँ पर हमें कूलिंग महसूस होगी। इसलिए कपड़ों को, कॉटन क्लॉथ्स को जो सजेस्ट किया जाता है कि समर वाले इलाकों में या समर डेज में पहनना चाहिए। और 2-3 क्वेश्चंस हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पानी का बर्फ आइस वाला गिलास होता है, ठीक है, टम्बलर में इसमें बहुत सारी आइस हम डालते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, आइस हमने यहाँ डाली है लेकिन पानी की बूंदें यहाँ दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है, पानी तो गिलास में कोई छेद थोड़ी है जो आइस यहाँ से निकल के बाहर आ गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बाहर के सरफेस पर वाटर वेपर कैसे दिखाई दी, पानी की बूंद कैसे दिखाई दी। एक्चुअली क्या होता है, हवा के अंदर 24 घंटे वाटर वेपर मौजूद होती है। ठीक है, अब हमने टम्बलर के अंदर, गिलास के अंदर आइस डाल दी। आइस डालने से जो टम्बलर का आउटर सरफेस है वो ठंडा हो गया। अब ये जो वेपर्स हैं ये जाकर क्या करती है, इस ठंडी सरफेस से टकराती है। ठंडी सरफेस से टकराने पर मैंने जैसे बता रखा है, अगर कोई गैस सरफेस किसी ठंडी सरफेस से टकराएगी और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। तो जैसे ही वेपर इससे टकराती है, किससे, ठंडे सरफेस से टकराती है, कूल डाउन हो जाती है यानी कंडेंस हो जाती है और लिक्विड में यानी पानी की बूंदों में बदल जाती है। समझ में आया। अच्छा एक तो ये हो गया चीज़, एक मैंने आपको सॉसर वाली चीज़ बताई दी है। अच्छा एक चीज़ और है कि जैसे आप लोग, बच्चे लोग नेल पॉलिश लगाते हैं, उस नेल पॉलिश में जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसकी एक ड्रॉप हमारे हथेली पर गिर जाती है और तो हमें बड़ा ठंडक महसूस होती है उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे। ऐसा इसलिए होता है जैसे ही एसीटोन, उसमें एसीटोन होता है, एसीटोन की ड्रॉप हमारी हथेली पर गिरी, गिरते ही जो वो सब्लिमेटिंग प्रोडक्ट होता है, तो जैसे ही वो हमारी सरफेस, हमारे हथेली पर वो ड्रॉप गिरती है एसीटोन की, वो हमारे पर्टिकुलर एरिया से, हथेली के पर्टिकुलर एरिया से एनर्जी लेकर क्या हो जाती है, वेपराइज हो जाती है। इस वजह से इवोपरेट हो जाती है, इस वजह से उस पर्टिकुलर जगह पर हमें ठंडक महसूस होती है। और भी बहुत अच्छे इसके अंदर फिनोमिना बता रखे हैं, बहुत ही चीज़ें बता रखी है, घटनाएं बता रखी है कि ऐसा क्यों होता है, मटके में पानी भरते हैं तो वो ठंडा क्यों होता है, कूलर ठंडा क्यों करता है, मटके में पानी भरते हैं, इसका सीधा सा कारण है जो मटका होता है वो सैंडी होता है, मिट्टी से बना हुआ आता है। मिट्टी कैसी होती है, पोरस होती है, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, दानेदार होती है मिट्टी। ठीक है, तो दानेदार मिट्टी की वजह से इनके बीच में छेद होता है, स्पेस होता है, जो हमें अपनी आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन जो एयर होती है इसके कॉन्टैक्ट में रहती है। ठीक है, तो जैसे ही हवा, आसपास की हवा क्या करती है, मटके के पास में आती रहती है, तो मटके से पानी जो होता है इन छिद्रों के माध्यम से एयर के संपर्क में रहता है और वहाँ से ये इवोपरेट होता रहता है। मैंने बताया था इवोपरेशन के लिए एनर्जी लेनी पड़ती है। ये एनर्जी कहाँ से लेता है, आसपास के पानी से लेता है। जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वाटर का, वो आसपास के अदर पार्टिकल से एनर्जी लेगा, वो उसकी वजह से अदर पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे और लगातार जो घड़ा है या मटका है वो ठंडक करता रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये डेली फिनोमिना, डेली इंसिडेंट है जो कि हम देखते हैं, लेकिन हम सोचते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में आता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब आप लोग सोचेंगे इवोपरेशन के बारे में
और आसपास की चीज़ों को भी आप लोग दिमाग में लाएंगे कि अरे ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो ऑपरेशन की वजह से ये सब हो रहा है, बाग में नमी क्यों है। आपके घर में आप कोई बड़ा पूछे या बच्चे पूछें कि ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग बताइए कि ऐसा इसलिए होता है। आप बताएंगे तो आपका खुद का भी ज्ञान बढ़ेगा और सामने वाले का पर आपका इंप्रेशन भी पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चन है व्हाट इज इवोपरेशन। इवोपरेशन किसे कहते हैं। विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। मैंने आपको इसका आंसर दिया है। अगर आप मेरा जो क्लास है, आज का जो वीडियो है या आज का जो चैप्टर है वो ध्यान से सुनेंगे तो आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। थर्ड वन है व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहते हैं, ये आपको सिर्फ लिखना है, नाम किसे कहते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसके पीछे के क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा और सारे होमवर्क डे बाय डे करते रहिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।